रात का ना जाने कौन सा पहर था। घबराहट से नवेरा की आंख खुल गई। अजनबी सा माहौल और फिर अजनबी बिस्तर पर नींद भी उलझी उलझी सी थी। शायद वो 1 घंटा ही सो पाई थी। कमरे की लाइट रोशन थी। वाजदा खाला लाइट ऑन करके सोती थी। इस वक्त भी वो गहरी नींद में थी या फिर शायद नींद की गोलियों का असर था कि उन्हें अपने इर्द गिर्द का कोई होश न था। नवेरा दुपट्टा संभाल कर बिस्तर से उतर आई। वॉल क्लॉक की तरफ देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। बाथरूम में जाकर कुली की एक दो छपाके मुंह पर मार के वो कमरे से निकल आई। सारे घर की लाइट्स ऑफ थीं। शाकरा अपने क्वार्टर में जाते हुए ऑफ कर गई थी। वो अक्सर ही इस घर में आती रहती थी मगर रात को बहुत कम रुकती थी। उसके साथ मसला ये था कि उसे नींद सिर्फ अपने बिस्तर पर ही ठीक तरह से आती थी। इसीलिए वो कभी कभार रात गुजारने को रुकती थी। और जब भी वो वाजदा खाला के यहाँ रुकी थी, 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद उसकी सारी रात आंखों में कटी थी। अंदाजे से बटन तलाश करके उसने राहदारी की लाइट ऑन की। वो शाम को नबीला भाभी के साथ वाजदा खाला की इयादत के लिए आई थी। रजा के जाने के बाद वो काफ़ी देर बैठी थी। बाद में हमीद चचा आकर जुबैदा चची और रिमशा को ले गए थे। उनको नबील भाई लेने आए थे मगर शारिक जमान अभी तक घर नहीं लौटा था। खाला की तबीयत फिक्र से ख़राब होने लगी थी। काफ़ी देर तक शारिक जमान का इंतज़ार करने के बाद वो लोग वापस जाने के लिए तैयार थे जब वाजदा खाला ने उसे रोक लिया। नबील भाई ने भी खाला की तबीयत देखकर इसे रुक जाने का कहा। वो लोग तो चले गए मगर वो और खाला काफी देर तक शारिक के इंतजार में जागती रहीं। उसने शाकरा को अपने क्वार्टर में भेज दिया। खाला की बेचैनी देखकर उसे नींद की गोली पानी में मिलाकर उन्हें पिला दी थी। वो तो सो रही थी मगर वो रात के इस पहर जागने पर मजबूर थी। ये शारिक भाई की जिंदगी भी कैसी जिंदगी है। न अपनी फिक्र है न अपने से मुताल्लिका लोगों की। दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेट कर वो ग्लास वॉल धकेल कर रिहायशी हिस्से से बाहर आ गई। लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे को लॉक किया हुआ था। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। शाकरा का दम भी कितना गनीमत है खाला जान के लिए। वो न होती तो शारिक भाई की इस रूटीन से वो अब तक कब्र में जा उतरती। अपने घुटनों पर थोड़ी टिकाए वो मुसलसल इसी नहज पर सोच रही थी। चंद मिनट वहां बैठी, फिर अंदर जाने को सोच रही थी कि गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नवेरा का दिल एक लम्हे को धड़का, फिर सिमट कर फैला। शारिक भाई, ये उसकी गाड़ी का हॉर्न था। चौकीदार गेट लॉक करके अपने कमरे में जाकर सो गया था। नवेरा 1 2 मिनट खड़ी रही, फिर वो दरमियानी ऑटोमेटिक दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर निकल आई। इतनी देर में हॉर्न पर हॉर्न की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी अपने कमरे से निकल आया। जहूर बाबा, देखें तो सही कहीं शारिक भाई तो नहीं है। वो लॉन की सीढ़ियों पर ही रुक गई। जहूर ने गेट खोल दिया। शारिक जमान ही था। वो गाड़ी अंदर ले आया। टूटे फूटे शीशों वाली गाड़ी देखकर नवेरा के हलक से चीख बरामद हुई। हाय अल्लाह, वो एकदम से बोली और मुंह पर हाथ रख गया। कहाँ मर गए थे तुम? कितनी देर से हॉर्न पर हॉर्न दे रहा हूं मैं। पटियों से जकड़े शारिक जमान ने गाड़ी से निकलकर जहूर को डांटा। वो साहब जी, आंख लग गई थी। शारिक वहीं गाड़ी खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन लॉन की सीढ़ियों पर बेहिस्सो हरकत खड़ी नवेरा को देखकर झटका, जो हैरत से उसे देख रही थी। मुद्दम रोशनी में उसका गुलाबी चमकता चेहरा रात की तारीकी में भी नुमायां हो रहा था। ये क्या हुआ है? वो उसके सर बाजू वगैरह पर बंधी पट्टियों को देखकर पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो रास्ता रोक के खड़ी थी, इसलिए शारिक जमान को बताना पड़ा, वरना उसके लिए ऐसी हालत में एक पल को भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। प्लीज जगह दें। कुछ दर्द था और कुछ अंदरूनी तलखी। खुद ब खुद लहजा कड़वा हो गया। नवेरा को एकदम एहसास हुआ तो फौरन पीछे हटी। शारिक जमान ने अभी पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा था, लेकिन टांग की चोट ऐसी थी कि वो सिर्फ 2 सीढ़ियां ही चढ़ पाया और तीसरी पर उसके कदम लड़खड़ा गए। नवेरा करीब ही खड़ी मुतफक्किर और परेशान नजरों से देख रही थी। एकदम आगे बढ़कर उसने शारिक जमान के वजूद को समेट लिया। प्लीज ध्यान से। इतने भरपूर तवाना वजूद को अपने बाजुओं से सहारा देकर उसको कदम बढ़ाने में मदद देना खासा मुश्किल था। जहूर बाबा, शारिक भाई को अंदर ले जाए। शारिक जुमान की खस्ता मखदूश जख्मी हालत देखकर नवेरा का दिल भर आया। नाजुक से वजूद से उस तवाना मर्द को सहारा देना मुश्किल हो रहा था। उसने दूर खड़े जहूर बाबा को आवाज दी। वो फौरन आगे बढ़े और शारिक जुमान को अंदर ले गए। वो शारिक को उसके कमरे में ले आए। नवेरा भी उनके पीछे पीछे थी। जहूर बाबा ने शारिक जुमान को बिस्तर पर लिटा दिया। शारिक भाई, ये सब कैसे हुआ?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिस्तर पर लेटते ही शारिक आंखें बंद कर चुका था। उस मुतफक्किर आवाज पर उसने आंख खोल कर देखा। झलमिलाती मोटी स्याह आंखें उस पर झुकी हुई थी। शारिक जुमान सिर्फ एक नजर डाल पाया। एक्सीडेंट खासा शदीद हुआ था। न जाने कौन लोग थे जो उसकी टूटी फूटी गाड़ी पर उसे करीबी क्लिनिक ले गए थे। जरूरी मरहम पट्टी के बाद शारिक के होश में आते ही डॉक्टर ने उसे फारिग कर दिया था। वो एक छोटा सा क्लिनिक था। 12 बजे के बाद डॉक्टर को बंद करना था, मगर इसकी वजह से वो लेट हो गया था। उसको यहाँ तक लाने वाले चले गए थे। उसकी तमाम चीजें उसके पास ही थी। टांग में ऐसा दर्द था कि चलना मुहाल, लेकिन वो वहां से निकल आया। इतनी सख्त तकलीफ में ड्राइविंग करके घर तक आना उसे मजीद दर्द से दो चार कर गया था। शारिक भाई, वो शायद गनूदगी में था जब उसने नम नम हाथों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस किया। शारिक बेकरार तड़पता लहजा था। साहब जी, ये जहूर की आवाज थी। शारिक ने बमुश्किल आंखें खोली। पहली नजर जिस चेहरे पर पड़ी वो आंसुओं से भीगा हुआ रोशन रोशन चेहरा था। भीगे चेहरे पर नजरें जमाना मुश्किल हो रहा था। वो साहब जी, क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। शारिक ने सिर्फ गर्दन हिलाई। जहूर बाबा, आप ऐसा करें, इनके ये खून आलूद फटे हुए कपड़े बदलवाएं, वरना इन कपड़ों से तो इनकी तबीयत मजीद खराब होगी। मैं इनके लिए खाने पीने को कुछ लेकर आती हूँ। वो जहूर बाबा को हिदायत देकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। वो पहली बार शारिक की किसी चीज को हाथ लगा रही थी। शारिक की हालत ने उसे अच्छा खासा बदहवास कर दिया था। तेजी से अलमारी से कपड़े निकालते हुए अलमारी के पट के अंदरूनी जानिब के खाने में शराब की अनगिनत खाली बोतलों में से एक दो नीचे आ गिरी थी। शराब की बू की वजह से बमुश्किल उसने कपड़े निकाले। आप इनके कपड़े बदलवाएं, मैं दूध वगैरह गर्म करके लाती हूँ, साथ में कोई मेडिसिन वगैरह भी देखती हूँ। जहूर बाबा ने कपड़े ले लिए। वो एक तल्ख से निगाह बिस्तर पर लेटे कराही बढ़ते वजूद पर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। शारिक भाई, ये अब किन राहों पर चल निकले हैं? कभी तो सोचते आप किस खानदान के चश्मो चराग हैं। अपनी माँ के गुनाहों का बदला आप अपने आप को बर्बाद करके क्यों ले रहे हैं? दूध गर्म करते हुए वो मुसलसल अपने बहते आंसू साफ करती रही। शारिक जमान उसके सगे तयजाद थे। उनकी उस मखदूश हालत का जिम्मेदार न जाने कौन था, मगर खानदान का हर फर्द उनके दुख में अफसरदा था। हर फर्द को शारिक जमान बेहद अजीज था। दूध गर्म करके एक ग्लास में डालकर वो मुख्तलिफ दराजें खंगालने लगी। एक दराज में फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। उसमें से मुतालिका मेडिसिन निकालकर वो ट्रे में ग्लास और मेडिसिन रखकर कमरे में ले आई। बिस्तर खाली था। जहूर बाबा बाथरूम के बंद दरवाजे के करीब खड़े थे। शारिक भाई शायद अंदर थे। 2 मिनट बाद वो निकल आए। वो कपड़े बदल चुके थे। नवीरा ने सुकून की सांस ली। जहूर बाबा ने उसे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। बाबा, ये आप उनको दूध के साथ मेडिसिन खिला दें। उसने बाबा को ट्रे पकड़ा दी। मुझे कुछ भी नहीं खाना। शारिक जुमान के लहजे में अब भी दर्द नुमाया था। तलखी से उसने इनकार कर दिया तो जहूर बाबा शारिक के इनकार पर नवीरा को देखने लगे। ये दूध है, साथ में दर्द की मेडिसिन है। अब मुझे तो ये नहीं पता कि क्या हुआ है, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, मगर ये पेन किलर दर्द में आराम देगी। वो उसके सिरहाने आ खड़ी हुई। शारिक जुमान, जो पहले ही दर्द की भट्टी में झुलस रहा था, नवेरा की हिदायत देने पर मजीद सुलगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं लेना। जाओ तुम लोग, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं मरने वाला मैं। जाओ, पीछा छोड़ो तुम लोग मेरा। लिबास बदलने से शारिक के अंदर कुछ हवास बहाल हो रहे थे, इसीलिए वो तफ भी होता जा रहा था। नवेरा होठ भींचे उसे देखती रही। लाए, मुझे दें। उसने कुछ सोचकर जहूर बाबा के हाथ से ग्लास ले लिया। आराम से उठकर यह दूध पी लें। मुलाजमा नहीं हूं आपकी जो आपके सिरहाने खड़े रहूं और बेफिक्र रहें। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, आप इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। दूध का गिलास लेकर वो उसके सर पर खड़ी थी। शारिक जुमान ने बेबसी से देखा। गुलाबी रोशन रोशन चेहरा सपाट से तासुरात लिए हुए था। गहरी काली आंखें अटल इरादे को जाहिर कर रही थी। शारिक जुमान इंतहाई कोफ से कोहनियों पर दबाव डालते हुए उठा। लाओ दो आबे हयात। नवेरा ने जल्दी से ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से जहूर बाबा से गोलियां लेकर हथेली अब उसकी तरफ बढ़ाई। अब ये क्या है? दूध का ग्लास उसके हाथों में कांप रहा था, मगर गोलियों को देखकर उसकी तलखी मजीद बढ़ गई। मेडिसिन है, आराम देगी। साफ शफाफ हथेली फैलाए वो उसे ही देख रही थी। तुम। वो कुछ कहते कहते रुक गया। फिर उसके चेहरे के गुलाबी पन को देखा और एक नजर गुलाबी हथेली पर डाली।
اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کی صاف شفاف نرم سی ہتھیلی سے گولیاں اٹھائیں اور منہ میں رکھ کر وہ ایک گھونٹ میں دودھ کا گلاس منہ سے لگا کر خالی کر گیا۔ نویرا نے شارق زمان کے ہاتھ سے دودھ کا خالی گلاس لے کر سکون کی سانس لی۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اسے گلاس تھما کر وہ دوبارہ پل کے مون چکا تھا۔ نویرا کی آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بند آنکھوں سے ہی بولا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو شارق نے کچھ ناگواری سے آنکھیں کھول کر نویرا کو دیکھا۔ وہ سکون سے سونا چاہتا تھا مگر یہ لڑکی، ظاہر ہے یہ مرمت میں خود سے تو کرنے سے رہا۔ حسب روایت تلخ جواب ملا۔ کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ شدید ہیں یا معمولی سی ہیں؟ اس کے لہجے کی تلخی کو یکسر نظر انداز کیے اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شارق زمان کی ضبط کی انتہا تھی۔ ساتھ ساتھ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ نویرا تو کیا ہر کسی سے بڑے لیے دیے انداز میں رہتا تھا، مگر یہ لڑکی آج شارق زمان کو حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے انجان جگہ پر مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ شارق زمان کو آرام سے جواب دے کر وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصا بے ترتیب سا کمرہ تھا، ہر چیز ادھر سے ادھر بکھری پڑی تھی۔ وہ اس کمرے میں بہت کم آتی تھی، شاید ہی چند بار آنا ہوا ہوگا۔ پھر شارق کا رویہ ایسا ہوتا کہ وہ اس سے کم ہی مخاطب ہوتی۔ آج بھی اس کی خراب کنڈیشن کی وجہ سے وہ اس سے نہ صرف گفتگو کر رہی تھی بلکہ اس کی تھوڑی بہت تیمارداری بھی کر چکی تھی۔ بی بی جی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ بغور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جب ظہور کی آواز آئی تو وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ بیچارہ نیند سے بے حال کھڑا تھا۔ ہاں بابا، آپ جائیں۔ ایک نظر اس نے شارق پر ڈالی جو دوبارہ سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ظہور بابا کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ شارق زمان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اونچا لمبا جوان سراپا تھا، خوبصورت وجیح نین نقوش والا مردانہ چہرہ ہلکی ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرے پر کھنچاؤ کی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دلکشی اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ شارق بھائی، درد ہو یا طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ یہ انٹرکام بجا دیجیے گا، میں خالہ جان کے کمرے میں ہوں۔ شارق زمان کی ہلتی لرزتی پلکیں دیکھ کر اس نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ کمرے سے نکلنے سے قبل شارق کی آواز گونجی، یہ لائٹ آف کر جاؤ پلیز۔ وہ خاموشی سے پلٹی، تمام لائٹس آف اور نائٹ بلب روشن کر کے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جب سے کالج آئی تھی تو عجیب کھویا کھویا سا انداز تھا۔ زرش محسوس تو پہلے ہی کر چکی تھی مگر ٹوکا نہیں تھا۔ میڈم زبیدہ کی کلاس میں بھی فرح کو اسی طرح ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس کر کے وہ اندر ہی اندر حیران ضرور ہوئی تھی۔ خدا خیر کرے، بھلا ایسی کیا بات ہو گئی جو یہ لڑکی اس حد تک غیر حاضر ہے؟ سارا پیریڈ زرش یہی سوچتی رہی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ دونوں اپنی فائلز اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکل آئیں۔ فرح، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ وہ دونوں کمپیوٹر لیب میں آ کر بیٹھ گئیں۔ فرح کا وہی انداز تھا، مجبوراً زرش کو پوچھنا ہی پڑا۔ ان کا فارغ وقت اسی لیب میں گزرتا تھا۔ اس وقت کلاس آف تھی سو وہ اطمینان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو بالکل پریشان نہیں۔ وہ زرش کے استفسار پر پہلے تو چونکی، پھر ایک دم ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگے۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں، کوئی بات ضرور ہے۔ اس وقت لیب بالکل خالی تھی، صرف 3 لڑکیاں تھیں، اس لیے زرش نے آرام سے جرح کی، اوہ کم آن ڈیئر، کوئی بات نہیں، دراصل امی کی طرف سے پریشانی ہے، پھر ابو بھی گھر پر نہیں، رات ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹور لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور الجھن نہیں۔ پھیکی ہنسی ہنستے اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زرش مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تائی امی اس سے پہلے بھی ناراض ہوتی تھی، بلکہ کئی دن کمرہ نشین ہو جاتی تھی۔ اس سے کبھی بھی کالج ٹائمنگ میں اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن اس بار یار ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ زرش کو اپنا مسلسل جائزہ لیتا پا کر اسے ٹوکا تو وہ ایک گہری سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ مان لیتی ہوں مگر دل تو نہیں مان رہا۔ فائل کھول کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے سکھ کی سانس لی، ورنہ زرش اس کے سر ہو جاتی تو اسے ٹالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سر حسن کا پیریڈ بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل نہیں کرواتے بلکہ بندے کا خون نچوڑتے ہیں۔ زرش نے اپنے سامنے پڑے پی سی کو آن کرتے ہوئے کہا۔ فرح مسکرا دی۔ اسے زرش کی یہ عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ اس بات کے زیادہ پیچھے نہیں پڑتی جس پر اسے شک گزر رہا ہو کہ کوئی اس سے کچھ چھپا رہا ہے، بلکہ الٹا وہ اس بات کی جانب سے مکمل لا تعلقی اور کنارہ کشی اختیار کر لیتی جب تک کہ اصل حقیقت خود بخود سامنے نہ آ جائے۔ ہاں، پریکٹیکل واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بندے کو دوبارہ کہیں اور سے کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
फरह ने भी अपनी मुकम्मल तवज्जो हाल पर मरकूज कर दी थी। यही तो असल मज़ा है किसी काम सीखने का। सर हसन जैसे उस्ताद बहुत कम होते हैं। वो हमें वो सब कुछ अभी से सिखा रहे हैं जो एम कॉम कंप्यूटर में महारत रखने वाला शख्स सबसे आखिर में सीखता है। कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए वो कह रही थी। दरअसल हमें इसलिए भी ये बात ज़्यादा महसूस हो रही है कि हम दोनों समान भाई से अच्छा खासा सीख चुके हैं, जबकि वो लड़कियां जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक ही नहीं पता, उन्हें अब आकर मसला हो रहा है। हाँ ये तो है, समान भाई का सिखाया हुआ आज हमारे काम आ रहा है। आज हम दोनों सर हसन की चहीतियां हैं ना, ये उन्हीं की बदौलत है। जरिश ने हंस कर कहा। फरह भी मुस्कुरा दी। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को जरिश की बातों में महव करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये शऊरी कोशिश कतई नाकाम हो रही थी। उसका जहन बुरी तरह उलझ रहा था, लेकिन वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर हाजिर नहीं कर पा रही थी। रात भर कंप्यूटर पर काम करते यूं ही उसका जी इंटरनेट यूज करने को चाह रहा था। वो अजनबी ईमेल्स की वजह से बहुत एहतियात करने लगी थी। वो उस्मान भाई और फारिया भाभी से ज्यादातर राब्ता ईमेल्स के जरिए ही रखती थी। उस्मान भाई इस्लामाबाद जा चुके थे। उसका दिल फारिया भाभी से बात करने को चाह रहा था। उसने बहुत डरते डरते ईमेल बॉक्स खोला और पहली ही ईमेल ने उसे अपनी जगह साकित कर दिया। फरा, बहुत बुरी हो तुम। ईमेल्स रिसीव क्यों नहीं करती? सारा दिन तुमसे राब्ते की कोशिश में हलकान होते मेरी उंगलियां दुखने लगती हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर आंखें जमाए उसका दिमाग कुछ भी सोचने से महरूम हो चुका था। दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। न जाने वो कौन था। उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। एकदम दिल चाहा कि अभी जाकर सलमान भाई को अपने कमरे में लाकर ये सब दिखाए, बताए, मगर उसके अंदर अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की सकत न थी। उसने फौरन पीसी ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी सारी रात कांटों पर लौटते गुजरी। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। सलमान भाई को वो क्या बताए? किस कश्मकश में वो बुरी तरह फंसी हुई थी। अरे कहाँ गुम हो तुम? आर यू ऑल राइट? जरिश ने उसका कंधा जोर से हिलाया तो वो एकदम चौंकी। फिर खजालत से चेहरा सुर्ख हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। जरिश परेशान हो गई। क्या बात है, तुम परेशान हो? अब की फिक्रमंदी और संजीदगी से जरिश ने पूछा तो वो नफी में गर्दन हिलाने लगी। कोई बात नहीं है। उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। जरिश खोजती नजरों से उसके चेहरे के तासुरात खंगालने लगी। तो फिर तुम हर 2 मिनट बाद कहाँ खो जाती हो? अपने सामने पड़े पीसी को शट डाउन करके जरिश मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ रुख मोड़ चुकी थी। बताया ना, मैं अम्मी की तरफ से फिक्रमंद हूँ। घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका है। अब्बू तो खैर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर है, मगर सुमान भाई और अली भी अब ज्यादातर बाहर ही रहने लगे हैं। मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। ऊपर से तुमने भी आना छोड़ दिया है। कुछ संजीदगी और कुछ रंजीदगी से उसने कहा तो जरिश खोजती नजरों से उसके चेहरे को टटोलती रही। ताई जान का आखिर मसला क्या है? उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि जरिश को यकीन करना पड़ा कि वो झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं, फिलहाल तो समान भाई की शादी ही मसला है, जो कि अम्मी अब्बू में वजह तनाज़ा बना हुआ है। उसने उसका ध्यान बढ़ जाने पर शुक्र अदा किया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस छोटे से मसले को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। इस वक्त लैब में उन दोनों के अलावा जो तीसरी लड़की थी, वो कोने में कंप्यूटर पर मसरूफ थी। फिर वो दोनों काफ़ी धीमी आवाज़ में बोल रही थीं, इसलिए जरिश मुकम्मल तौर पर खुद को इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से न रोक पाई। मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रही कि अम्मी अब्बू की इस कश्मकश का अंजाम क्या होगा। दोनों में से कोई अपने फैसले से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। हम तो पिस रहे हैं। ना ही अम्मी की तरफदारी करने के काबिल हैं और ना ही अब्बू की। आखिर में वो कुछ तल्ख सी हो गई। सुमान भाई क्या चाहते हैं? जब सिचुएशन इस रुख पर आ चुकी है तो उन्हें चाहिए कि वो स्टैंड लें। जवान औलाद के सामने वालदैन की हर रंजिश दम तोड़ देती है। फरह ने हैरान होकर जरिश के गुलाबियां छलकाते चेहरे को देखा। इतनी अक्लमंदी की बात? वो उसे बगौर देखने लगी। खूबसूरत मासूमियत से लबरेज चेहरा कहीं से भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल न था। फिर सुमान अहमद जैसे शख्स का यूं दिल हारना कुछ गलत भी ना था। जरिश के सामने तो बड़े बड़े दिल हार सकते थे। सुमान भाई? वो हंस दी। सुमान भाई कभी स्टैंड नहीं लेंगे। अजीब सी तलखी महसूस की थी जरिश ने उसकी हंसी में। क्यों? वो पूछे बगैर न रह सकी। फरह का एकदम जी चाहा कि कह दे कि तुम्हारी वजह से, लेकिन बमुश्किल सुमान अहमद का राज अफशा करती जुबान को उससे दांतों तले दबाया। 1-2 मिनट खुद को कंपोज करने में लगाए। वो चाहते हैं कि उस्मान भाई की शादी जैसे तजर्बा वो ना करें।
ان کی شادی امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی اور آمادگی سے طے پائے، جو کہ اس صدی میں تو قطعی ممکن نہیں ہو سکتی۔ شاید وہ کچھ تلخ زہر خند لفظ کہتے کہتے رک گئی۔ زرش کو احساس ہوا کہ وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے۔ اس سے بہت اپنائیت اور چاہت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے ہولے دبانا شروع کر دیا۔ پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ماما پاپا سے بات کروں گی، وہ تایا ابو کو سمجھائیں گے۔ تائی جان تو نہیں، لیکن تایا ابو تو ہماری بات سنتے اور مانتے ہیں نا۔ وہ اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طاقت سے مسکراہٹ ابھری۔ بہت معصوم ہو تم زری۔ چچا اور چچی جان کبھی بھی تمہیں آگ میں دھکیلنا نہیں چاہیں گے۔ جس قدر وہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی محبت ہی تو ہے کہ تم ابھی تک اس راز سے بے خبر ہو جو اگر تمہارے علم میں آ جائے تو شاید تم ہم میں سے کسی کا یقین ہی نہ کرو۔ اور اسی بے یقینی سے بچانے کے لیے تو ہم سب تمہیں لائم رکھ رہے ہیں کہ کہیں تمہارے احساس کے آئینے کو بے اعتباری کی ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ فائل پر مسلسل انگلیاں پھیرتی رہی۔ زرش کے اندر ایک دم دکھ کی گہری لہر سرایت کر گئی۔ وہ صرف اس کی تایا زاد ہی نہیں بلکہ دل کے تمام تقاضوں پر پوری اترنے والی اس کی دمساز، رازدار، دکھ سکھ کی ساتھی اور بہت پیاری دوست بھی تھی۔ دونوں کا تعلیمی سلسلہ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی میں کبھی کسی تیسرے فرد کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ نوشین اس کی بہن تھی لیکن وہ نوشین کے بجائے اس سے زیادہ اٹیچ تھی، اور یہ اٹیچمنٹ بچپن سے لے کر اب تک قائم تھی۔ فرا، میں نے کہا نا بالکل پریشان نہیں ہونا۔ میں ہوں نا۔ میں سمان بھائی سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ اسٹینڈ لیں۔ تایا جان سے بات کروں گی۔ فرا کی آنکھوں میں جھلملاتے ستارے دیکھ کر زرش کا دل دکھ سے کٹتا چلا گیا۔ زرش نے بات ہی ایسی کی تھی، وہ جو پہلے ہی رو دینے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی مزید ضبط نہ کر سکی۔ آنسو قطار در قطار بہتے چلے گئے۔ اوف، کیا کر رہی ہو؟ پلیز خود کو سنبھالو۔ ہم اس وقت کمپیوٹر لیب میں ہیں۔ 10 منٹ بعد پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ چند منٹوں میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ فرا اس کی کمر سہلاتے، ہاتھ تھپ تھپاتے وہ خود بھی کسی بھی لمحے رو دینے کو تھی۔ فرا کو ایک دم اپنی حماقت کے ساتھ صورتحال کا اندازہ ہو گیا تو اس نے خود کو ڈانٹا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ایک دم ہاتھ کی پوست سے آنسو صاف کیے، چور نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں وہ لڑکی ابھی بھی کونے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، مگر وہ کسی بھی لمحے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو سکتی تھی۔ پانی پیو گی؟ زرش پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے بیگ سے ٹیشو کا پیکٹ نکالا۔ ایک دو لیف نکال کر وہ اپنی ناک اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ زرش فوراً اٹھ کر لیب کے دائیں کونے میں رکھے کولر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گلاس ہر وقت زرش کے بیگ میں ہوتا تھا۔ اپنے بیگ سے گلاس نکال کر وہ کولر سے پانی بھرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی؟ خواہ خواہ زرش کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ پہلے ہی ہمارے سلسلے میں کم پریشان رہتی ہے۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ یہ سب رات والی ای میلز کا اثر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اگر یہ ای میلز، فون کالز، وہ پھول اور گفٹ کارڈ کا سلسلہ نہ روکا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ زرش گلاس بھر کر واپس پلٹ رہی تھی۔ فرا نے اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے کو تھپ تھپایا۔ مجھے آج ضرور سمان بھائی سے بات کرنا ہوگی۔ امی کو تو کسی چیز کی بے پرواہ نہیں، انہیں تو بس اپنی انا عزیز ہے اور ابو۔ کم از کم سمان بھائی تو ایسے شخص ہیں جو میری بات سنتے ہیں، میرے اندر کا حال جانتے ہیں۔ میری بات سن کر، ساری حقیقت جان کر مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ لو، پانی پیو۔ زرش نے گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ۔ گلاس تھام کر اس نے محبت بھری نظر زرش پر ڈالی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی، فکر مند تھی۔ کتنی اچھی تھی وہ، اس کے ہر دکھ میں دکھی ہونے والی اور ہر سکھ میں اس کے ساتھ مسکرانے والی، اس کی دمساز، اس کی سہیلی، اس کی امزاد۔ آئی ایم سوری زرش، میں بہت چاہنے کے باوجود اپنے اس راز میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی۔ یہ میری ذات، میرے کردار، میری عزت کا سوال ہے۔ تم بہت اچھی ہو مگر میں تمہیں اپنے اس دکھ میں کبھی شریک نہیں کر سکوں گی۔ پانی پیتے ہوئے بھی زرش کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مند تھے۔ پلیز ڈونٹ وری، ناؤ آئی ایم فائن۔ گلاس زرش کو دوبارہ پکڑاتے اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آئی نو۔ زرش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر گرم جوشی سے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ وہ انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھتے شارق زمان کے کمرے کی جانب نکل آئی۔ اس وقت اندر جاؤں کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے دروازے پر رک کر نویرا نے سوچا، لیکن پھر اس کی رات والی کنڈیشن یاد کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔
खाला जान अभी सो रही थी। फजर की अजान के फौरन बाद ही वो नमाज अदा करके यहाँ आ गई। सारी रात शारक जमान की वजह से वो सो नहीं सकी। रह रह कर उसकी खराब हालत दिल में तरह तरह के वसवसे डाल रही थी और अब वो बिस्तर पर बिल्कुल चित लेटा था। गहरा गंदुमी रंग कमरे की नाइट रोशनी में और भी गंदुमी महसूस हो रहा था। घने बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। एक लम्हे को नवेरा एहसान के लब जामिद हो गए और पोरों की हरकत रुक गई। दिल की हरकत ऐसी थी जैसे कोई जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हो। या अल्लाह! नवेरा एहसान के अंदर सन्नाटा सिर्फ एक दो पल के लिए ठहरा था। अगले लम्हे उसके होंठों से बड़ी वाज़ेह जुम्बिश हुई थी। या अल्लाह! उसके पोरों की हरकत एक दफा फिर रवां दवां थी। वो लम्हा भर के लिए झिझकी, फिर आहिस्ता रवि से चलती हुई उसके बिस्तर के नजदीक आ खड़ी हुई। शारिक जमान उसके सबसे बड़े ताया का बेटा था। उसकी माँ कोई भी थी, उसने चाहे जिंदगी कैसे भी गुजारी थी, उसके बावजूद न जाने क्यों सारा खानदान उस पर जान छिड़कता था, उसकी हर बात को अव्वलियत देता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब बात थी कि हर कोई उससे बात करते हुए 1000 बार सोचता था, लेकिन उसकी कही बात कभी किसी ने रद्द नहीं की थी। कुछ झिझकते, कुछ हिचकिचाते नवेरा एहसान का दायां हाथ उठा। बहुत नरमी और आहिस्ता रवि से उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। एक लम्हे को नवेरा को लगा गोया करंट छू गया हो। उसने फौरन उसकी पेशानी से बाल हटाए। वो बुखार की हिद्दत से तप रहा था। दूसरे हाथ से उसने उसकी कलाई छुई। नब्ज की रफ्तार गो तसल्ली बख्श थी, लेकिन बुखार। वो एकदम तफक्कुर से उसे देखने लगी। उसकी तसल्ली अधूरी रह गई, लेकिन वो खामोशी से होंठ को चलने लगी। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक नज़र दुनिया व माफिया से बेखबर उस पर डालकर वो कुछ सोचने लगी। शारिक, शारिक भाई! उसने उसकी कलाई छोड़कर उसे जगाना चाहा। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे एक दो पल के लिए देखा, लेकिन दर्द होते सर, सुलगते एहसास और फुनकते जिस्म से वो कुछ भी नहीं समझ पाया। शारिक भाई! उसने नीम गनूदगी की कैफियत में दोबारा आंखें खोली। नवेरा ने डर कर सख्ती से उसका बाजू झिंझोड़ा, इस ख्याल से कि कहीं ये गनूदगी नुकसान का बायस ना बन जाए। क्या है? छोड़ो! सख्ती से झुंझुलाकर उसने उसका हाथ झटक दिया तो वो लब को चलने लगी। वो तसल्ली हुई कि वो हवास में है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बुखार तो बहुत तेज है। अगर ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो जहूर बाबा को बेचकर डॉक्टर को बुलवाऊं? उसने नरमी से पूछा। उसने आंखें खोल दी। परेशान और मुतफक्किर आवाज। ये उसके मुलाजमा की आवाज नहीं थी और ना ही अम्मा की। तो फिर गुनूदगी और डूबते जहन से वो कुछ नहीं समझ पाया। बुखार से जिस्म का अंग अंग टूट रहा था। जिस्म के रुएं रुएं में दर्द हो रहा था। पानी। आंखें खोल कर देखा, नवेरा का धुंधला सा चेहरा ही दिखाई दिया। उसने दोबारा सिरहाने पर सर पटकते पानी मांगा। मैं अभी लाती हूँ। नवेरा फौरन बाहर की तरफ भागी। किचन से ग्लास में पानी भरकर वापस लौटी तो वो सिरहाने पर सर पटक रहा था। ये लें, पानी पिए। नवेरा ने आगे बढ़कर झिझकते डरते उसका सर उठाकर गिलास उसके मुंह से लगा दिया। न जाने उसके अंदर कैसी आग लगी हुई थी। गटागट पूरा ग्लास चढ़ा गया। तुम? दोबारा सिरहाने पर सर रख के वो नवेरा की तरफ देख रहा था, जबकि आंखें बंद हो रही थी। मैं नवेरा हूँ। नवेरा समझ गई थी कि वो बुखार की शिद्दत की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहा। नवेरा। उसके लब सिर्फ हिले थे, फिर उसने सर हिलाया। अम्मा कहाँ हैं? अपनी कुव्वत इरादी का इस्तेमाल करते वो अपने जहन को यकजा करने की कोशिश कर रहा था। रात से उनकी तबीयत कुछ मुजमहिल सी थी। सो रही हैं। वो अपने हाथ को बंद करके अपनी पेशानी पर जरबे मार रहा था। नवेरा उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ने लगी। ये शख्स खानदान के हर फर्द को अजीज था। वो तो फिर हसास दिल की नम मिजाज लड़की थी। जहूर, जहूर कहाँ है? उसे बुलाओ। उसकी कलाई पर दबाव बढ़ा तो वो अलर्ट हो गई। जी अच्छा। वो फौरन बाहर निकली। इससे पहले कि वो दाखिली दरवाजा खोलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ती, शाकरा उसे आती दिखाई दी। शाकरा, जहूर बाबा को बुलाओ। उन्हें कहो कि फौरन शारिक भाई के कमरे में जाएं। उसने उजरत पे पैगाम दिया। शाकरा उल्टे कदमों लौट गई। वो इस कदर उलझ चुकी थी कि दोबारा उसके कमरे में जाने की हिम्मत न कर सकी। अलबत्ता जहूर बाबा उसके कमरे में जाने से पहले इसके पास जरूर आए थे। शारिक साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रहे हैं। जहूर बाबा सर हिलाने के बाद चले गए। शाकरा भी उसके पास चली आई। वो लाउंज के सोफे पर आकर बैठ गई। बीबी जी, साहब जी को क्या हुआ है? वो पूछ रही थी। पता नहीं, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें किसी डॉक्टर का पता है? मेरा मतलब है कि खाला जान के फैमिली डॉक्टर वगैरह का।
جی ہاں، ڈاکٹر طیب ہیں جو اکثر بڑی بیگم صاحبہ کو چیک کرنے آتے ہیں۔ ظہور بابا کو پتہ ہے ان کے بارے میں انہیں کہتی ہوں وہ بلا کر لے آئیں گے۔ وہ جانے کو پلٹی لیکن نویرا نے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، صبح صبح وہ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ بار بار گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ دوسری طرف نواز فاروق اجنبی آواز سن کر کچھ حیران ہوا۔ شارق زمان کے گھر کے نمبر سے کم از کم اسے یہ آواز کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں نویرا بول رہی ہوں، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ او، دوسری طرف سے کچھ حیران ہوتے ہوئے نواز فاروق کچھ ریلیکس ہو گیا۔ خیریت ہے نا آپ وہاں؟ جی خیریت ہے، رات شارق بھائی کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں، بہت تکلیف میں ہے وہ اس وقت۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آواز بھرا گئی۔ او سو سیڈ۔ نویرا بی بی ریلیکس، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچتا ہوں، تم فکر نہ کرو، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اپنی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو انگلیوں سے صاف کرتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن رات جب وہ گھر آئے تھے تو طبیعت بہت خراب تھی، اب مزید خراب ہو گئی ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی آواز کی لڑکڑاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اوکے، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ان کی آواز سے شارق کی کنڈیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو نویرا نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے پتہ تھا نواز اب تھوڑی دیر ہی لگائے گا یہاں پہنچنے میں۔ فاروق چچا کا گھر شارق زمان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ وہ چہرہ صاف کرتی خالہ جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اٹھ گئی تھیں، یوں ہی بستر پر لیٹے شاید شاکرا کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے خالہ جان، آپ اٹھ گئیں؟ ان کی زندگی عجیب سی تھی، دوسروں کے سہاروں کی محتاج۔ اس کی بات پر وہ صرف مسکرائیں۔ شارق گھر آ گیا ہے؟ نویرا کے ان کے اوپر سے کمبل اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہاتھ کانپے تھے۔ جی، رات گئے لوٹے تھے، اس نے مختصر جواب دیا۔ چلیں اٹھیں، منہ ہاتھ دھو لیں، پھر باہر چلتے ہیں۔ شارق زمان سے متعلق وہ انہیں مزید بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات پلٹی۔ ویل چیئر بستر کے قریب کر کے انہیں سہارا دے کر چیئر پر منتقل کرتے وہ پسینے پسینے ہو گئی۔ وہ انہیں اٹیچ باتھ والے روم میں لے گئی۔ میں خود سب کر لوں گی، بس تم شاکرا کو بھیج دو۔ اس نے ٹاول، صابن اور دیگر چیزیں ان کے قریب رکھیں تو انہوں نے ٹوک دیا۔ نویرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن پھر چپ رہی۔ جی اچھا۔ دروازے کو یوں ہی ادھ کھلا چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ شاکرا کو خالہ جان کے پاس جانے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ گزشتہ رات کی شارق زمان کی خراب حالت کو یاد کر کے ہولتی رہی۔ ابھی اس نے چائے تیار کی ہی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ نواز کی آمد کا سوچ کر وہ چولہا بند کر کے فوراً کچن سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتی، شاکرا خالہ جان کے کمرے سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں راہداری میں کھڑی رہی۔ نواز فاروق کے ساتھ ایک اور شخص تھا، شاید ڈاکٹر۔ نواز اس کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ نویرا کا دوپٹہ بھی نماز کے اسٹائل میں لپٹا ہوا تھا۔ بلو لباس میں خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ صبح کی تمام تر و تازگی لیے ہوئے تھی، لیکن روئی روئی آنکھیں اس کے چہرے کو سوز بھری کیفیت بخش رہی تھیں۔ نواز اسے ایک لمحے کے لیے ہی دیکھ پایا۔ وعلیکم السلام۔ نویرا کے صرف لب ہلے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اخلاقاً پوچھا تو نویرا نے صرف سر ہلا دیا۔ آپ شارق بھائی کو دیکھ لیں، ظہور بابا ان کے پاس ہیں۔ دھیرے سے انداز میں اس نے لب کشائی کی۔ وہ فوراً سر ہلاتے شارق زمان کے کمرے کی طرف ڈاکٹر سمیت بڑھ گئے۔ نویرا واپس کچن میں آ کر کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں شاکرا بھی خالہ جان کی کرسی دھکیلتے وہیں آ گئی۔ نویرا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ رہنے دیتی، شاکرا ہے نا؟ خالہ جان نے اسے روٹی بناتے دیکھ کر کہا تو وہ پھیکے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا یہاں روز آتی ہوں، مہینوں بعد تو آنا ہوتا ہے، شاکرا بیچاری تو روز ہی کرتی ہے۔ اللہ تمہیں جزا دے۔ انہوں نے مسکرا کر بھانجی کو دیکھا۔ شاکرا، دیکھو شارق اٹھ گیا ہے کہ نہیں، ذرا بھی آفس سے دیر ہو جائے تو سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ان کی آواز میں شارق کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ شاکرا نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ خود بھی چونکی۔ اسے اشارے سے منع کیا۔ لائیں، میں یہ سب کر لیتی ہوں، آپ بیگم صاحبہ کو شارق زمان کے کمرے میں لے جائیں۔ ہاتھ دھو کر وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ نویرا بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ دھو کر کچن ٹاول سے ہاتھ صاف کر کے وہ خالہ کی طرف چلی آئی۔ پتہ ہے خالہ جان، رات شارق بھائی کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا،
इस वक्त वो अपने कमरे में है। मैंने नवाज को फ़ोन किया था, वो डॉक्टर को लेकर आए हैं। डॉक्टर जाता है तो मैं आपको उनके कमरे में लेकर चलती हूँ। बहुत आराम से उनके करीब बैठकर उसे नरमी से बताया। क्या? खाला तो एक्सीडेंट का लफ्ज़ सुनकर ही साकित रह गई थी। कब? तुम मुझे अब बता रही हो? ज़्यादा चोटें तो नहीं आईं? वो एकदम मतूहश होकर पूछ रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। परेशानी की बात नहीं, चोटें तो बहरहाल आई हैं। आप बेशक खुद चलकर देख लें, वो ठीक है। खाला के हाथ को अपने हाथ पे लेकर वो बता रही थी। खाला परेशानी से देखती रही। उसी दौरान डॉक्टर चेकअप करके चला गया तो जहूर बाबा मेडिसिन लेने उनके पीछे ही चले गए। वो शाकरा को नाश्ता टेबल पर लगाने का कहकर खाला जान की व्हीलचेयर धकेलते शारिक जुमान के कमरे में चली आई। दिस इज नॉट फेयर यार, तुम किसको सजा दे रही हो, हमें या खुद को? देखो अपना हाल। मेरा दिल चाह रहा है कि बेबसी से कुछ कहते। दोनों को कमरे में दाखिल होते देखकर नवाज फारूक खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। नवाज फौरन शारिक के बिस्तर से उठकर खाला की तरफ बढ़ा। शारिक जुमान ने भी अम्मा को अपने कमरे में एक नज़र देखा, फिर आंखें मूंद ली। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने नवाज के झुके सर पर प्यार किया और शारिक को देखा। उसके चेहरे की तरफ देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। शारिक। नवेरा पीछे हट गई। नवाज ने उनकी कुर्सी बिस्तर की पट्टी से लगा दी। अम्मा ने उसका चेहरा हाथों में थामा तो उसने आंखें खोली। ये सब क्या है? क्यों करते हो ये सब? मेरी मोहब्बत, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हो? वो फूट फूट कर रो दें। नवेरा और नवाज तो एक तरफ, शारिक भी उनके फूट फूट कर रोने पर घबरा गया। अम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। अपनी लड़ती आवाज पर बमुश्किल काबू पाते उसने अम्मा को बहलाना चाहा। चुप रहो तुम, हमेशा यही करते हो मेरे साथ। तुम्हें मेरे बुढ़ापे का भी एहसास नहीं? इस उम्र में रुलाओगे मुझे? उन्होंने उसकी बाजू पर पेशानी टिका दी। उसने घबरा और उलझ कर पहले नवेरा और फिर नवाज की तरफ देखा। तुम ही समझाओ इन्हें। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस हल्का सा बुखार है। यार नवाज, संभालो अम्मा को। पहले नवेरा को और फिर नवाज से कहा। दोनों बैक वक्त अम्मा की तरफ लपके। नवेरा दाएं जानिब थी तो नवाज बाएं। खाला, बड़ी अम्मा। दोनों ने बैक वक्त पुकारा, फिर नवेरा खामोश होकर एक कदम पीछे हटी। नवाज ने उन्हें अपने बाजू में समेटा। बड़ी अम्मा, शारिक ठीक है, बस एक्सीडेंट की वजह से हरारत हो गई है। प्लीज संभालें खुद को। ये गधा ठीक है। उसने अम्मा का चेहरा साफ करते हुए उन्हें तसल्ली दी तो उनका दिल कुछ पल को ठहरा। शारिक ने भी सुकून का सांस लिया। बुखार तो अब भी बहुत तेज था मगर वो मुकम्मल होशो हवास में था। ये शायद डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बदौलत था। नवेरा, आप बड़ी अम्मा को बाहर ले जाएं, इन्हें नाश्ता करवाएं। मैं शारिक के पास ही हूँ। अम्मा दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर रही थी। नवेरा जो चुपचाप खड़ी आंखें मूंदे लेटे शारिक को देख रही थी, उसको कहा तो वो चौंकी और फिर सर हिलाया। आप नाश्ता नहीं करेंगे? ये नाश्ते का वक्त था और वो अफरा तफरी में नाइट ड्रेस के लिबास में ही घर से उजरत में डॉक्टर को लेकर यहाँ आ गया था। नवेरा को एहसास हुआ तो वो पूछा। नहीं, फिलहाल मूड नहीं। वो दोबारा शारिक के पास टिक गया था। नवेरा ने सर हिलाकर अम्मा की कुर्सी के हैंडल थामे। नवेरा, बेटा दोनों का नाश्ता कमरे में ही ले आओ। पता नहीं शारिक ने रात भी कुछ खाया होगा कि नहीं। उन्हें अब नई फिक्र लाहक हो गई थी। जी अम्मा, आप चलें, मैं यहीं ले आकर आती हूँ। उसने कुर्सी बाहर की तरफ धकेली। खाला जान को नाश्ता देकर उसने शारिक और नवाज दोनों का नाश्ता ट्रे में सजाकर शाकरा को थमाकर अंदर भेज दिया। आओ बेटा, बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। खाला जान ने उसे भी ऑफर की तो वो भी खामोशी के साथ उनके पास ही टेबल पर टिक गई। कॉलेज से लौटने के बाद खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गई मगर नींद थी कि आके नहीं दे रही थी। वो 2-3 करवटें बदलने के बाद अचानक कुछ सोचकर फौरन उठ खड़ी हुई। कमरे से बाहर आकर नौशीन के कमरे में झांका तो वो गहरी नींद में गर्क थी। वो उसकी नींद को कोस कर रह गई। क्या करूं? लाउंज में आकर टीवी लगाकर बैठते हुए भी वो यही सोच रही थी। एक तो हमारी मामा को भी ना जाने क्या हो गया है, ताया अब्बू के यहाँ भी नहीं जाने दे रही। आज फरा भी कॉलेज में कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाया करती थी तो बेचारी का कुछ वक्त मेरे साथ कट जाता था, लेकिन अब मामा का ये हुक्म। उफ। चैनल बदलते हुए भी उसका जहन आज फराह के रवैये की तरफ ही था। मैं मामा से बात करके देखूं तो सही, हो सकता है वो मान जाए। उस साथ सुमान भाई भी तो आए थे, हो सकता है अम्मी की नाराजगी अब खत्म हो गई हो। सुमान भाई से वो बिल्कुल नॉर्मली मिली थी। जहन में ये ख्याल आते ही वो फौरन टीवी ऑफ करके मामा की कमरे की तरफ चली आई। मामा यास्मीन से अपने कमरे की डस्टिंग करवा रही थी। मामा, वो पुकारी।
उन्होंने पलट कर देखा तो वो अंदर चली आई। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज वादा करें इनकार नहीं करेंगी। शाइस्ता बेगम यास्मीन के साथ खुद भी चीजें इधर उधर कर रही थी। जरिश के आजिजाना अंदाज पर चौंकी। खैरियत, कोई खास बात? वॉल पीस यास्मीन को पकड़ाते उन्होंने ताज्जुब से पूछा। बाहर आए ना। उसने लाड से उनका हाथ थामा तो वो समझ गई आज कोई खास बात है। यही बताओ, मुझे बहुत काम है और तुम सोई भी नहीं। अपना हाथ छुड़वाकर उन्होंने गोया टाला। जरिश एकदम उनके सामने आ गई। मामा प्लीज, नींद नहीं आ रही थी, पहले वादा करें मेरी बात मानेंगी। तुम बात बताओ। उन्होंने सवालिया नजरों से उसका चेहरा जांचा तो जरिश लाड से उनके गले में बाहें डालकर हिचकिचा कर कहने लगी। वो मुझे ताया अब्बू के यहाँ जाना था। अटक अटक कर शाइस्ता बेगम का चेहरा देखते उसने गोया कह ही दिया। शाइस्ता बेगम का चेहरा एकदम सपाट हो गया। वो होंठ सी गई। जरिश ने बगौर देखा। मामा प्लीज इनकार नहीं करें, आज फरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्ब और रोई भी थी, प्लीज मान जाए ना। क्या हुआ है फरा को? उन्होंने एकदम तफक्कुर से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, वही ताया जान और ताई जान की वजह से परेशान है। शायद सुमान भाई भी की शादी का कोई मसला चल रहा है, इसलिए। मामा का चेहरा बगौर देखते बता रही थी जब उन्होंने जरिश के बाजू गले से हटाकर रुख बदला। इसीलिए मैं तुम्हें वहां नहीं भेज रही, वो उनका घरेलू मसला है, तुम ख्वाम ख्वाह उनके मसलों में मत उलझो। उन्होंने यास्मीन को जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से चली गई। तभी उन्होंने कहा, मगर मामा, हम और ताया की फैमिली अलग तो नहीं। सुमान भाई मेरे सगे भाई नहीं, लेकिन भाई तो है ना, और भला मुझे उनके मसले में उलझने से क्या तकलीफ होगी। जरिश का अंदाज बहस करने वाला था। शाइस्ता बेगम ने बगौर देखा। जरिश पर उन्हें अपनी ज़ात से बढ़कर एतमाद था, और सुमान अहमद पर भी, लेकिन ताहिरा बेगम वो होंठ को चलने लगी। मुझे नहीं पता, बस आप मुझे इजाज़त दे, मैं आज वहाँ जा रही हूँ। आप नहीं जानती आज फर्क कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाती हूँ तो बहल जाती है, वरना वो कॉलेज से आने के बाद सारा दिन तन्हा उलझती और सुलगती रहती है। प्लीज़ मामा जी, प्लीज़। उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए, इस तरह के वो बेबस हो गई। ओके, चलो ठीक है, चली जाओ, मगर ख्याल रखना वहाँ जाकर उनके ज़ाती झगड़ों और मसलों से खुद को अलग ही रखना तो बेहतर है। मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें एक लफ्ज़ भी कहे। मैं ताहिरा की ज़ुबान से खूब वाकिफ़ हूँ। उनके घर में भाई साहब और उनके दरमियान किसी भी किस्म की नाचाकी हो, सारा नज़ला हम पर ही गिरता है। ऐसे में कोई तुमको कुछ कहे, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने इजाज़त देते हुए उसे नसीहत भी कर दी। जरिश को यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगी। खुशी से बेहाल होने लगी। शुक्रिया मामा जान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिक्र ही नहीं करें, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। खुशी से लिपटते बेगम शाइस्ता बेगम के गले लिपट कर वो मसरूर सी कह रही थी। शाइस्ता बेगम ने उसका सर थपका। जाओ, चली जाओ, लेकिन मगरिब से पहले लौट आना, बल्कि मैं खुद ही ड्राइवर को भेज दूंगी। खुद से जुदा करके उन्होंने मजीद ताकीद की। जरिश ने फौरन सर हिलाया। इस वक्त वो कुछ भी कहीं जरिश बिला चुरोचरा मान लेती, क्योंकि उनका इजाज़त दे देना ही उसके लिए बहुत था। अब ड्राइवर को कहे वो गाड़ी निकालें, मैं कपड़े चेंज कर लूं और बैग भी ले लूं। वो जल्द से अपने कमरे में चली आई। चेंज करके अपना बैग उठा लिया। पढ़ने का मूड नहीं था, इसलिए कोई किताब नहीं रखी। फटाफट वो तैयार थी। ध्यान से रहना, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। गाड़ी में बैठते भी उन्होंने ताकीद की तो उसने बच्चों की तरह सर हिलाया। वो आज कितने दिन बाद ताया जान के यहाँ जाने के एहसास से ही बहुत खुश थी। आधे घंटे का रास्ता था जो उसने निहायत बेताबी से गुजारा। वहां पहुंचकर ड्राइवर उसे गेट के सामने उतार गया। अस्सलाम वालेकुम चौकीदार चाचा। उसने चौकीदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आई बेटा। उन्होंने छोटा दरवाज़ा खोल दिया तो वो हंस दी। बस चाचा, मैं मसरूफ़ रही थी। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अंदर आई तो फला लॉन चेयर पर बैठी थी। आंखें मूंदे न जाने किस दुनिया में गरक थी। वो सीधे उधर ही चली आई। हेलो डियर। जरिश का अंदाज डराने वाला था। फरा हड़बड़ा कर सीधी हुई। हकीकत में डर गई थी। एक सेकंड तो उसे देखने में समझने में लगे कि हुआ क्या है और उसके सामने कौन खड़ा है। क्या हुआ, डर गई? जरिश ने हंसकर पूछा तो फरा ने अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली। बहुत बदतमीज हो तुम, रियली डरा कर रख दिया तुमने। अपनी सांसों को बहाल करते उसने जरिश का हाथ थामा। जवाबन जरिश हंस दी। वैसे भाई तुम आज यहाँ कैसे? चची जान कैसे मान गई यहाँ भेजने को? वो दोनों वहीं चेयर पर बैठ गई। जरिश हंस दी। बस
मना लिया। तुम सुनाओ, अब मूड कैसा है मेरी जान का? और बाकी लोग किधर हैं जो तुम यहाँ तन्हा बैठी हो? अम्मी अंदर हैं और अली अपने कमरे में। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा, तुम चलो अंदर, तुम्हारे कमरे में चलें। लगे हाथों ताई अम्मा से भी सलाम दुआ कर लूंगी। वैसे आज उनका मूड कैसा है? कुछ नहीं पूछो, तुम तो आज उनके सामने भी मत जाना। अली और अम्मी के दरमियान अच्छी खासी झड़प हो गई है। दरअसल अली खाना खाने के बाद बाइक लेकर बाहर जाना चाह रहा था। अम्मी को इल्म हुआ तो उन्होंने डांट दिया। गुस्से से वो अम्मी से उलझ पड़ा। न जाने किस किस का गुस्सा अम्मी ने उस बेचारे पर निकाला। अब वो मुंह फुलाए अपने कमरे में बंद है। वो संजीदगी से बता रही थी, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, उसका मूड मिनटों में ठीक करती हूँ। तुम तो अंदर चलो। इस वक्त ईमान से पूरी अफसरदा हसीना लग रही हो। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए आई हूँ, इसलिए अपने सड़े मुंह को दुरुस्त कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आखिर में धमकी दी तो फराह हंस दी। फिर दोनों अंदर की तरफ बढ़ी। लाउंज के सामने से गुजरते हुए जरिश की निगाह सोफे पर बैठी ताहिरा बेगम पर पड़ी तो वो रुक गई। वो ना जाने किस सोच में गर्क थी। नजर सीधी जरिश की तरफ उठी। पहले तो इतने दिनों बाद अपने घर में देखकर हैरान हुई, फिर चेहरे पर वाज़ेह नागवारी सिमट आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। फरा को रुकने का इशारा करके लाउंज का दरवाजा उबूर करते उनके पास चली आई। ताहिरा बेगम के चेहरे की वाज़ेह नागवारी साफ पढ़ी जा सकती थी। उन्होंने जरिश के सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर उनके सामने सोफे पर बैठ गई। कैसी हैं आप? अब की बार उन्होंने जरिश को घूरा जैसे जरिश किसी खातिर में ना लाए। मामा आपको सलाम कह रही थी। उनकी निगाहों की बरहमी से जरिश अंदर ही अंदर सटपटाई, लेकिन उन्हें बोलने पर उकसाने के लिए उसने एक दफा फिर हिम्मत की। तुम यहाँ क्यों आई हो? जरिश के मामा का सलाम पहुंचाने पर उन्होंने चबा कर जताया। जरिश तो सटपटाई, दरवाजे पर खड़ी फरह भी कलसी। आप लोगों से मिलने। ऑफ कोर्स ये दादा जान का घर था, अब मेरे ताया अब्बू का। मुझे यहाँ आने के लिए किसी जवाज की ज़रूरत तो नहीं, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। फरह ने उसे अंदर चलने के लिए इशारा किया, लेकिन वो अंदर जाने के बजाय बैठी रही। वो आज ताई जान से बात करने के मूड में थी कि आखिर वो उससे इतना खार क्यों खाने लगी हैं। कोई तो वजह होगी। वाकई तुम्हें यहाँ आने के लिए किसी जवाज की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद सबसे बड़ा जवाज हो, उन्होंने चबा चबा कर कहा। जरिश हैरान थी कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। क्या मतलब है आपका? कुछ तलखी जरिश के लहजे में घुल गई। फरा का जी चाहा अपना सर पीट ले। उसने इसीलिए उसे अम्मी के मिजाज से आगाह किया था, मगर जरिश अंदर चलते हैं, तुम ये बहस बाद में कर लेना। इससे पहले कि ताहिरा बेगम की तरफ से मजीद कुछ तल्ख सुनने को मिलता, फरा ने फौरन आगे बढ़ के मुदाखलत की और आंखों ही आंखों में ताहिरा बेगम से खामोश रहने की इल्तिजा की और जरिश से अपनी चोंच बंद रखने की। मैं कब बहस कर रही थी? मैं तो उनको सलाम करने रुकी थी, मगर ना जाने क्यों ये मुझसे इतनी नफरत से पेश आती हैं। फरा उठ खड़ी हुई, मगर वो फिर भी ये कह गई, फरा इस लड़की का कहो मेरे सामने मत आया करे। ये मेरे घर आती है और मैं उसे अपने घर में कदम रखने देती हूँ, उसके लिए यही बहुत है। इसके अलावा मैं इसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं। उनके लहजे में चिंगारियां सी थी, एक आग थी। जरिश ने उलझ कर उन्हें देखा। फरा की आंखें उसे चुप रहने की इल्तिजा कर रही थी, मगर जब से मामा ने उसे यहाँ आने से मना किया था, तब से उसका जहन सिर्फ एक वजह खस कर पाया था कि ज़रूर ताई जान ने ही कोई बात की होगी, मगर क्या? वो अब उनसे वही क्या सबब जानना चाहती थी। क्यों? ऐसी क्या खामी है मुझ में जो आप मुझसे इस दर्जा नफरत से पेश आती हैं? जब भी मैं आती हूँ आप मेरे साथ यही सुलूक करती हैं। आज मुझे वजह बता दे, शायद उसके बाद यहाँ आने से पहले मैं 1000 बार सोचूं फिर आऊं। उसने फरा की इल्तिजा को नजरअंदाज करके अटल लहजे में पूछा। मेरे घर में आग लगाई हुई है तुम लोगों ने, मेरी जात को शोलों में धकेल दिया है तुमने, और मुझसे पूछती हो कि क्यों नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, करती हूँ मैं तुमसे नफरत। मेरा बेटा मुझसे छीन रही हो और चाहती हो कि मैं तुमसे खुश होकर मिलूं, थूक ना दूं तुम पर। वो पता नहीं क्या कह रही थी। जरिश के कुछ पल्ले न पड़ा। उलझ कर ताहिरा बेगम और फिर फराह को देखा जो खुद जर्द से खड़ी थी। ताई अम्मी प्लीज, क्या कह रही हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम जैसी चालाक और कह भी कह सकती है जादूगरनी हो तुम पूरी, और कितनी मासूम बनती हो। दफा हो जाओ यहाँ से। जैसी माँ चालाक जादूगरनी वैसी बेटी। सारी उम्र उस मनहूस से सुख की सांस न लेने दी, अब बेटी मेरे सीने पर मूंग दलने को आ जाती है। मुंह न जाने क्या क्या हिजियान बक रही थी। जरिश तो साकित खड़ी थी। ताई अम्मी प्लीज, आप मुझे लाख बुरा भला कह ले,
पहले भी कहती हैं मैंने कभी ज़बान दराजी नहीं की, लेकिन मेरी मामा से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा। वो इस घर से मुतालिक कितना दर्द रखती हैं आप क्या जाने। अगर आपने उनसे मुतालिक एक लफ्ज़ भी कहा तो जवाबन मेरी ज़बान भी खुल सकती है। आप मेरी बड़ी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो कुछ तल्ख कहते कहते एकदम सख्ती से लब भींच गई। फराह दोनों के तल्ख लहजे सुनकर हवास बाख्ता ही तो हो गई। हाँ तो क्या कर लोगी तुम? मेरा मुंह नोच लोगी? मेरी ज़बान पकड़ लोगी? वाकई बद को बद किरदार कहें तो तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें अपनी माँ के मुतालिक कुछ सुनकर? जाओ बीबी, मेरे मुंह न लगो, वरना मैं बोलूंगी तो दुनिया सुनेगी। सारी चिल्लतरबाजियां जानती हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। उन्होंने हाथ नचाकर कहते हुए हद पार कर दी थी। अपनी नफीस मोहब्बत करने वाली मामा से मुतालिक इस तरह के नादिर ख्यालात सुनकर जरिश का चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। प्लीज़ तायम्मी, हद में रहे आप अपनी। ये मेरी मामा है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उनके मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। जवाबन वो भी दो आश्ता हो गई। क्या हो गया है आप दोनों को? प्लीज़ चुप करें। इससे पहले कि ताहिरा बेगम मजीद नफरत का इजहार करती, फरह ने दोनों को टोक दिया। अम्मी क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ चुप करें और जरिश तुम चलो यहाँ से। बारी बारी दोनों को टोकते वो ताहिरा बेगम के सामने रोहासी हो गई। जरिश ने सख्ती से लब भींच लिए एक सुलगती जहर भरी नजर ताहिरा बेगम पर डाली। बारहा ऐसा हुआ था कि बात हद से बढ़ी थी, लेकिन कभी भी इस हद तक नौबत ना आई थी। मगर अब की बार जरिश को महसूस हो रहा था कि उसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फरह ने उसका बाजू थामा, लेकिन उसने झटके से छुड़वाया। न जाने क्यों वो आज खुद भी दो धारी तलवार बढ़ने पर तैयार थी। नहीं फरह, मैं ही क्यों हमेशा चुप हो जाऊं? मामा मुझे आने नहीं देती सिर्फ इसलिए कि कोई बात ना हो जाए। मैं अपनी मामा की इज्जत की खातिर हमेशा तयम्मी की हर तल्ख हर बुरी बात सह जाती हूँ, मगर आज तो हद ही कर दी उन्होंने। बद किरदार तक कह दिया है उन्होंने, और क्या कसर रह जाती है? कहते कहते जरिश की आवाज़ रुंध गई। अली जो शोर हंगामे की आवाज़ सुनकर न जाने कब अपने कमरे से निकल आया था, अब दरवाजे पर खड़ा दोनों को सुन रहा था। ये क्या हो रहा है? जरिश खामोश हुई तो वो अंदर चला आया। फराह हाथों में चेहरा लिए अब रोने में मसरूफ थी। ताहिरा बेगम ने नखुवत से सर झटका तो अली ने तासुफ से उन्हें देखा। मुझे क्या पता, पूछ लो तुम इन दोनों से ही। मैं हर किसी के दरमियान बस पिस ही रही हूँ। वो खुद भी रो देने को थी। लो, आ गया इसका एक और हिमायती। ताहिरा बेगम का पारा जो अली की बदतमीजी से पहले हाई था, रही सही कसर जरिश की वजह से पूरी हो चुकी थी। अब दोबारा अली के दरमियान में कूदने से उन्होंने उसे ही कोसा। अम्मी जान, गुस्ताखी माफ, मगर जिस किस्म का सलूक आप कर रही हैं वो भी कोई काबिल तहसीन नहीं है। जो अपनी औलाद के एहसासात तक न समझ सके, वो इंसान रिश्तों के तकद्दुस का क्या खाक एहसास कर सकता है? अली ने दो टोक बात की। ताहिरा बेगम को अली के यूं दो बदो बोलने पर तब चढ़ी। अली, बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दफ़ा तो मैं हो जाऊँगा। खैर मैं क्या, जिस कस्म का रवैया आप लोगों का है, एक एक करके आपकी सारी औलाद दफ़ा हो जाएगी। आप तरसेंगी रिश्तों को, मगर रिश्ते आपसे दूर भागेंगे। लिखवा लें मुझसे। पहले उस्मान भाई, फिर सुमान भाई, उसके बाद मैं। रह गई ये आपकी बेटी, ये तो लुढ़कता पत्थर है, ना इधर का ना उधर का। अली के लहजे में इस कदर तलखी थी कि चंद लम्हे तक ताहिरा बेगम भी गेंग रह गई। ये सब इसी मनहूस का असर है, इसका असर है। चुड़ैल ने आते ही मेरे घर में आग लगा दी। आज इस मनहूस की वजह से मेरी अपनी औलाद मेरे मुंह लग रही है। उन्होंने जी भर के जरिश को कोसा। अगर उनका बस चलता तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करती। ताई जान, खुदा के लिए, ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया है जो मुझे माफ़ करने पर राजी ही नहीं है? बताएं मुझे, ऐसी क्या बात है, क्या कसूर है मेरा? वो एकदम उनके सामने आ खड़ी हुई। फराह तो एक तरफ, अली भी डर गया कि कहीं वो इश्तियाल में जरिश पर हाथ न उठा लें। जरिश चलो यहाँ से। फराह ने उसका बाजू खींचा, मगर वो वहीं जमी रही। बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना फराह या अली का, क्योंकि ये मेरे दादा जान का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। बाबा ने आपकी वजह से ये घर छोड़ा, वरना हम कब चाहते थे यहाँ से जाना। अब भी अगर मैं यहाँ आती हूँ तो इस पर मेरा हक है। मैं आऊँगी और हमेशा आऊँगी। आप मुझे रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि मैं आपकी नफ़रत की असल वजह ना जान लूँ। अपने माँ से पूछो क्यों नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। अपने बाप से पूछो। नागिन है वो चुड़ैल। मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी उसे हजम नहीं हुई थी। डस गई। अब तुम मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही हो, मेरे बेटे के पीछे लगी हुई हो। निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा यहाँ आने की गलती न करना, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी।
उन्होंने उसे धक्का दिया। वो इस हमले के लिए तैयार न थी, लड़खड़ाती हुई पीछे गिरने को थी। अली पीछे खड़ा था, उसने फौरन सहारा दिया। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अली चीखा। जरिश लाख बदतमीज सही, मगर इस हमले पर वो गैंग सी रह गई, बल्कि सहम गई। इसे निकालो यहाँ से, वरना या तो ये नहीं रहेगी या मैं नहीं रहूंगी। अच्छी भली होशो हवास रखने वाली ताहिरा बेगम बिल्कुल बच्चों जैसी जज्बाती हरकत कर रही थी। फरह रोने लगी। अली लब भींचे खड़ा अपनी माँ को देख रहा था। चली जाती हूँ, लेकिन ताई अम्मी एक बात याद रखें, हमारे वालदैन ने हमें हमेशा रिश्तों की इज्जत करना सिखाया है। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। आज जो कुछ भी हुआ ये सारा कसूर आपका है। मेरी अम्मी ने कभी हमारे सामने आपकी बुराई नहीं की, बल्कि बड़ाई ही बयान की है। आप मुझे जो मर्जी कहें, लफ्ज़ ये सुनती रहूंगी, लेकिन मेरी मामा से मुतालिक एक बात भी नहीं। मेरी मामा का और आपका क्या मुकाबला? आप तो उनके अशराशीर भी नहीं। अली मेरा भाई जैसा है, सुमान भाई मेरे भाई हैं। मेरे दिल में कोई खोट नहीं, साफ और खरी हूँ मैं। शायद इसीलिए मामा मुझे यहाँ आने से मना करती थी, मगर मैं उनकी बातें समझ में नहीं आई। वाकई आपकी तपिश का अंदाज़ा आग में जलने वाला ही कर सकता है। आप तो वो आग हैं जिससे आपकी अपनी औलाद भी झुलस रही है। मैं अपनी हर बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मुझे कोई बद किरदार कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोते हुए कहकर वो पलटी, लेकिन दरवाजे पर इस्तादा शख्स को देखकर रुक गई। ताया अब्बू, उसके लब हिले। वो गैस भरी नजरों से ताहिरा बेगम को घूर रहे थे। जरिश का दिल सहम गया, सांस हलक तक खुश्क हो गई। फरा और अली की भी कुछ यही कैफियत थी, जबकि ताहिरा बेगम को परवाह ही कब थी। वो न जाने कब यहाँ आए थे। क्या कहा है तुमने जरिश को? वो फुनकारे। लापरवाह अंदाज में खड़ी ताहिरा भी एक लम्हे को सटपटा गई। आपकी चहेती भाई भतीजी को भला मैं कुछ कह सकती हूँ? दिल अगरचे उनके गुस्से से खाइफ हो चुका था, लेकिन जुबान कहने से फिर भी ना चूकी थी। तुम? वो गुस्से से आगे बढ़े। वो फट पड़ने को थे। ताया अब्बू, अब्बू जान। फरा और जरिश दोनों एकदम उनके सामने आ गई। दोनों ने दाएं बाएं से बाजू थाम लिए। कुछ नहीं कहा। सारा कसूर मेरा था। प्लीज़ ताया अब्बू, यकीन करें, मैंने जानबूझकर बदतमीजी की थी। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो खुद इन्हें मजबूर किया था। जरिश रो रही थी। यही हाल फरह का भी था। उन्होंने सुलगती निगाह फरह से हटाकर ताहिरा बेगम पर डाली। मेरे घर में रहना है तो इज्जत के साथ रहो, वरना। वो खामोश हो गए। इस वरना के आगे क्या सर्दपन था। लाउंज में खड़े पांचों नफूस लर्ज कर रह गए। ये यहाँ आएगी और हमेशा आएगी। तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर का ब्रीफ सोफे पर पटक दिया। अली, तुम जरिश को उसके घर छोड़कर आओ। एक खा जाने वाली निगाह गुमसुम खड़ी ताहिरा बेगम पर डालकर वो बाहर निकलकर जाने लगे। फरा बेटा, सुमान बाहर लॉन में बैठा हुआ है, उसे मेरे पास भेजो। वो हुक्म देकर बाहर निकल गए। बाकी चारों नफूस की सांस बहाल हुई, जैसे कोई मुसीबत आते आते टली हो। जरिश तेजी से कमरे से निकल आई। ताया अब्बू अचानक नहीं आए थे। लॉन में सुमान अहमद की गाड़ी खड़ी थी। इतने शोर शराबे में वो चारों ही नहीं सुन पाए। जरिश ने लॉन चेयर पर बैठे सुमान अहमद को देखा। पता नहीं सुमान भाई ने क्या कुछ सुना होगा। जरिश के पीछे फराह भी चली आई। सुमान अहमद आंखों पर हाथ रखे हुए बिल्कुल गुमसुम था। जरिश वहीं काफी फासले पर खड़ी रही। फराह ही आगे बढ़ी। सुमान भाई। फराह की आवाज पर सुमान अहमद ने आंखों से हाथ हटा लिया। नजर फराह से होती कुछ फासले पर खड़ी जरिश पर जा ठहरी। बाबा को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद वो दोनों सीधा घर लौटे थे। शोर व गुल सुनकर दोनों ही हैरान हो गए। कितनी सारी बातें सुनी थी। पापा इंतहाई तैश में अंदर जाने को थे, लेकिन सुमान अहमद ने उन्हें रोक दिया। वो खुद तो बाहर आ गया, लेकिन पापा अंदर चले गए। और अब सुमान अहमद के अंदर एक अजीब सी लहर उठी। फरा को कतई नजरअंदाज करके वो तेजी से उठकर जरिश के सामने आकर रुक गया। तुम यहाँ क्यों आई? सुलगता लहजा था। जरिश हक दक रह गई। सुमान भाई। वो हैरत से गैंग थी। आप भी? उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। हाँ, मैं भी। तुमने अम्मी के साथ इस कदर जुबान क्यों चलाई? सुमान अहमद ने कहा। कतन अंदाज था, यूं एक जैसे फर्द जुम आयद करने वाला। जरिश ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। बहुत बुरे हैं आप, मुझे नहीं समझते। मैं तो। वो कुछ भी न कह सकी, हिचकियों से रो दी। सुमान अहमद की समझ में न आया कि क्या करे। मुठियां भींच लीं। दर हकीकत वो खुद भी नहीं समझ पाया था कि वो क्या कह गया है। सुमान भाई प्लीज़,
रही सही कसर अब आप तो पूरी ना करें। अम्मी ने क्या कम कर दिया है? आपने जो कुछ भी सुना है सुना होगा, उससे अपने रुख से मत देखे। जरिश अगर जुबान न चलाती तो इससे ज्यादा बुरा होता। जरिश के औकब से अली बोला, जो उसे छोड़ने के ख्याल से बाइक की चाबी लेकर उसके पीछे ही चला आया था। नहीं आऊंगी आइंदा आपके घर, सुना आपने? कभी नहीं। वो रोते हुए वहां से भागी। एकदम उसको एहसास हुआ कि वो क्या कह चुका है। जरिश, वो फौरन उसके पीछे लपका और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मत बोले मुझसे, बात नहीं करे। उसने उसे रोकने के लिए उसका बाजू थामा, लेकिन वो हाथ झटक कर तेजी से गेट क्रॉस कर गई। अम्मी ने क्या कम बेइज्जती की थी जो आपने? खूब बदला लिया है आपने उसकी मोहब्बत का, अली खफा से अंदाज में कहकर तेजी से गेट से निकल गया। मगरिब का वक्त होने को था, शाम के साए फैलने को थे। जरिश तेजी से चली जा रही थी। अली वापस तेजी से अंदर गया। उजरत में बाइक स्टार्ट करके गेट से निकाली। उस दौरान वो काफी आगे जा चुकी थी। वो तुम्हें आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। उसके करीब बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलाते उसने कहा तो वो फट पड़ी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हूं मैं जो तुम लोगों की मोहब्बत में बेइज्जती करवाने आती हूँ। अब बेफिक्र रहो, मामा ने कहा था वो गाड़ी भेज देंगी। यहीं रोड पर खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर लूंगी, जाओ तुम यहाँ से। अली ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी। वो रो रही थी, उतनी ही शिद्दत से हिचकियां भी ले रही थी। वो अंदर तक दुखी हो गया। प्लीज़ जरी, मेरी इतनी प्यारी बहन है, मैं भला अपनी बहन को रोड पर यूं अकेले छोड़ सकता हूँ? प्लीज़ बैठो, वरना मैं ज़बरदस्ती बिठा लूँगा। उसने प्यार से बाजू पकड़कर पिचकारा तो वो रोती हुई उसके पीछे बैठ गई। अली ने तशक्कुर भरी सांस ली, वरना जरिश के मामले में बाज़ औक़ात लेने के देने पड़ जाते थे।